हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल भाग 3 अध्याय 4 प्रस्तुत करने जा। अध्याय 4। शहद की एक बूंद ही काफ़ी है। यदि आप क्रोध से दहक रहे हैं और तभी आप सामने वाले को खरी खोटी सुना देते हैं तो इससे आपके मन का गुब्बार तो निकल जाएगा, लेकिन सोचिए उस बेचारे पर क्या बीती। क्या वह भी आपके जितना प्रसन्न होगा? और सबसे अधिक काम की बात यह है कि क्या आपके क्रोध से वह आपकी बात मान लेगा? वुड्रो विलियम्स ने भी कहा था, यदि आप मेरी ओर मुक्का तानकर बैठते हैं तो मैं भी तो आपका मुक्का तान सकता हूँ, लेकिन यदि आप प्यार से शांतिपूर्वक मुझसे यह कहते हैं कि क्यों न हम मिल बैठकर आप अपने आपसी मतभेदों को मिटाने का प्रयास करें तो इससे सुखद परिणाम सामने आएंगे। अनेक विषयों पर दोनों के विचार समान होंगे और जहां असमानता होगी वहां पर भी धैर्य से काम लेने पर कोई ना कोई हल अवश्य निकल जाएगा। जॉन जी रॉकफेलर जूनियर इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है। सन 1915 में रॉकफेलर को कॉलोराडो के लोग घृणा से भरी दृष्टि से देखते थे। वे 2 वर्षों से रॉकफेलर की कंपनी में हड़ताल चल रही थी। अमेरिकी इतिहास में संभवतः यह सबसे भयंकर हड़ताल थी। क्रोध से बौखलाकर मजदूर कॉलोराडो फिल्म एवं आयरन कंपनी से अधिक वेतन की मांग कर रहे थे। उस कंपनी की सारी भागदौड़ रॉकफेलर के हाथ में थी। मजदूरों ने तोड़फोड़ आरंभ कर दी और इसके लिए पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। बहुत जान माल की हानि हुई, खूब गोलियां चली और कितने की तो मौत ही हो गई। इतनी घृणा के बीच भी रॉकफेलर हड़ताल करने वाले से अपनी बात मनवाना चाहते थे तथा उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन कैसे, यह प्रस्तुत है संपूर्ण कथा। अनेक हफ्तों तो रॉकफेलर ने मित्र बनाने में लगा दिए। फिर उन्होंने हड़तालियों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उनके इस अद्भुत भाषण के आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। इसी भाषण से घृणा की सारी तूफानी लहरें शांत हो गई। वहीं जो लहरें रॉकफेलर को डुबोना चाहती थी, उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। सारे तथ्यों को समझाने के बाद मजदूरों ने हड़ताल समाप्त करके काम पर आने का निश्चय कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस बात का पर सारा बवाल मचा था कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, उसके बारे में तो उन्होंने बात तक भी नहीं की। इस ऐतिहासिक भाषण में मित्रता की झलक है। रॉकफेलर उन लोगों से बात कर रहे थे जो उन्हें जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन रॉकफेलर ने उन्हें इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से उदाहरण पूर्वक संबोधित किया जैसे वे किसी मेडिकल मशीनरीज को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया, मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आपके घरों में मेहमान के तौर पर गया था। मैं आपकी पत्नियों तथा अन्य सदस्यों से मिल चुका हूँ। हम कोई अजनबी नहीं बल्कि मित्र हैं इत्यादि। अपने भाषण को रॉकफेलर ने इस प्रकार प्रारंभ किया, मेरे जीवन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार मुझे इस कंपनी के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस भेंट को मैं सदैव स्मरण रखूंगा। पिछले सप्ताह में दक्षिणी कोयला क्षेत्र के सारे कैंपों में घूम चुका हूँ और मैं आप सभी के घरों में जाकर आपके परिवार के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ। हमारी मुलाकात अजनबियों जैसी नहीं बल्कि मित्रों जैसी है। इसलिए मैं आपके तथा अपने हितों के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो क्या यह उदाहरण एक परिणाम नहीं है कि शत्रुओं को भी मित्र कैसे बनाया जाता है? अब तनिक दूसरे ढंग से सोचिए। रॉकफेलर ने दूसरी शैली ही अपनाई होती और सारा दोष हड़तालियों के सिर पर मढ़ दिया होता, उनके विनाशकारी तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताया होता और उन्हें धमका दिया होता, तो क्या होता? समझ लीजिए कि वे सारे तथ्यों को जोड़ तोड़ कर उन मजदूरों को गलत प्रमाणित भी कर देते, तो परिणाम तो दुखद ही होता। दोनों पक्षों में पहले तनाव बढ़ता, फिर घृणा
और फिर विद्रोही भड़क उठता। तर्कशास्त्र के माध्यम आप किसी भी व्यक्ति के मन में जमी दुर्भावना के मेल को नहीं धो सकते। फटकारने वाले बांस, डांटने वाले माँ बाप, चिड़चिड़ाते पति पत्नी, यह बात अच्छी तरह समझ ले कि लोग अपने विचार कभी भी नहीं बदलते। शक्ति के बल पर तो वे कभी भी आपसे एकमत हो ही नहीं सकते। हाँ, यदि आप उनसे विनम्रतापूर्वक मैत्रीपूर्ण में बात कर रहे तो वे आपकी बात का मान अवश्य रख सकते हैं। इसी बात को अब्राहम लिंकन ने वर्षों पहले इस तरह कहा था। एक सच्ची तथा पुरानी कहावत है, एक बूंद शहद को जितनी मक्खियां पकड़ सकती है, एक गैलन सिरका नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी के मन पर राज करना चाहते तो उसे पहले अनुभूति दिलाइए कि आप उसके शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। यदि यही तो वह शहद की एक बूंद है जो उसे अपने प्यार में बंदी कर लेगी, और यही वह आसमान की राह है जिसके द्वारा आप उसे अपने विचारों से सहमत करा सकते हैं। अब बिजनेस एग्जीक्यूटिव बात जो समझ चुके हैं कि हड़तालियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार अपनाने से ही लाभ होता है, तभी तो व्हाइट मोटर कंपनी के 2500 से अधिक कर्मचारी जब अधिक वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए तो भी कंपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ ब्लैक ने अपना नियंत्रण नहीं खोया। उन्होंने न तो उनकी निंदा की, न उन्हें डरा धमकाकर समाजवाद या तानाशाही का ही उल्लेख किया। इसके स्थान पर उन्होंने तो उन हड़तालियों की प्रशंसा की। उन्होंने हड़तालियों के शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए क्लीवलैंड के सभी अखबारों में एक विज्ञापन भी छपवाया। हड़तालियों के टाइम पास के लिए उन्हें बेसबॉल बैट तथा दस्ताने भी खरीद दिए तथा उन्हें खाली स्थानों पर बेसबॉल खेलने का सुझाव दिया, और फिर वही परिणाम सामने आया। ब्लैक की मैत्रीपूर्ण पहल का कर्मचारियों ने भी मैत्रीपूर्ण उत्तर दिया। हड़तालियों ने अपने औजार उठाए और फैक्ट्री के चारों ओर पड़े कागज, माचिस, सिगरेट के टुकड़े इत्यादि को साफ कर दिया। कल्पना कीजिए कि ये वह कर्मचारी थे जो अधिक वेतन की चाह में हड़ताल पर चल गए थे। इस तरह की घटना अमेरिका के औद्योगिक हड़तालों के लंबे तथा तूफानी इतिहास की पहली घटना थी, और फिर यह हड़ताल बिना किसी कटुता या तनाव के एक हफ्ते में ही समाप्त हो गई। संसार के महानतम वकीलों में से एक डेनियल वेबस्टर ईश्वर की तरह दिखते थे तथा देवदूत की तरह बोलते थे। वे अपने सख्त तर्कों को इस शैली में प्रस्तुत करते थे। इस बात पर जरूर को ध्यान देना चाहिए। इससे संभवतः यह पता चलता है, ये तथ्य हमें स्मरण रखने चाहिए। आप जैसे गुणी लोग इन तथ्यों को सरलता से समझ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ना कोई आक्रामकता, ना कोई दबाव, ना ही अपने विचारों को दूसरे पर लादने की कोई इच्छा। अपनी इसी मैत्रीपूर्ण, मृदु तथा शांत शैली के कारण वेल्टर इतने सफल तथा महान वकील बन पाए थे। आवश्यक नहीं कि आपको भी हड़ताल समाप्त करवानी पड़े या किसी मुकदमे की पैरवी करनी पड़े, लेकिन आपको अपना किराया तो कम करवाना पड़ सकता है। तब यह दोस्ताना शैली आपके बहुत काम आएगी। पेशे से इंजीनियर ओएल स्ट्रॉप अपने मकान का किराया कम कराना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका मकान मालिक बहुत कड़क मिजाज है। उन्होंने हमारी कक्षा में बताया, मैंने मकान मालिक को लिख दिया कि लीज समाप्त होते ही मैं उनका मकान खाली करना चाहता, लेकिन सच में मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो प्रसन्नतापूर्वक वहीं रहता यदि मेरा किराया थोड़ा कम हो जाता। दूसरे किराएदारों ने भी मुझसे पहले कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे थे। तभी मैंने स्वयं से कहा, मैं लोक व्यवहार का कोर्स कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने सिद्धांतों का प्रयोग अपने मकान मालिक पर भी करके देखूंगा। पत्र पाकर वह अपने सेक्रेटरी के साथ मुझसे मिलने आ गया। मैंने गेट पर मित्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया था, उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। सद्भाव और उत्साह मेरे व्यवहार से स्पष्ट झलक रहे थे। मैंने यह कहने की भूल नहीं की कि किराया बहुत अधिक है।
मैं तो उनके घर की प्रशंसा करने लगा। मैंने खुले मन से उनके मकान की तारीफ की, कहा कि वास्तव में वे अपने मकान की बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं तो अनेक वर्षों तक ऐसे मकान में रहना चाहूँगा, लेकिन इतना अधिक किराया देना मेरे वश की बात नहीं। प्रकट था कि किसी भी किराएदार ने उनसे इस प्रकार बात नहीं की हुई। अब वह मकान मालिक स्वयं ही नहीं समझ पा रहा था कि ऐसे परिस्थिति में वह क्या करे। उसने फिर मुझे अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया कि कैसे किराएदार उन्हें शिकायतें कर कर परेशान करते थे। एक किराएदार ने तो उन्हें अनेक अशिष्टता भरे पत्र भी लिखे जो उनके पास आज भी सुरक्षित है। उसने कहा, आपकी तरह के हंसमुख तथा संतुष्ट किराएदार को कौन नहीं रखना चाहेगा। और फिर उसने अपने आप ही मेरा किराया कम कर दिया। जब वह जाने लगा तो मैंने उससे पूछ लिया कि वह अपने घर में किस प्रकार की सजावट पसंद करेगा। अब यदि मैंने भी दूसरे किराएदारों की तरह बुरा भला कहकर जबरदस्ती किराया कम करवाना चाहा होता तो भी मैं सफल नहीं हो पाता। सफल तो मैं मैत्रीपूर्ण, प्रशंसात्मक तथा सहानुभूतिपूर्ण ढंग अपनाकर हुआ था। पेनसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में रहने वाले डीन वुडकॉक स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के एक डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट है। उन्हें स्टाफ को एक खंभे पर लगे किसी उपकरण को ठीक करने का काम मिला। इस प्रकार का काम पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास था और यह काम वुडकॉक के डिपार्टमेंट को अभी अभी मिला था। उनके कर्मचारियों ने इस काम का परीक्षण तो लिया था, लेकिन वास्तव में यह काम करने का अवसर उन्हें पहली बार मिला था। कंपनी का प्रत्येक व्यक्ति यह देखना चाहता था कि वे इस काम को कर भी सकते हैं या नहीं, और यदि करते भी हैं तो किस प्रकार से करते हैं। अनेक कार तथा ट्रक वाले वहां पर खड़े थे और बहुत से लोग खंभे पर चढ़े दोनों व्यक्तियों को देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। तभी वुडकॉक ने एक व्यक्ति को कार से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में एक कैमरा भी था। उसकी कंपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत सजग थी। तभी वुडकॉक ने के मन में विचार आया कि इस कैमरामैन को कहीं यह न लगने लगे कि ओवन ही दो आदमियों के काम के लिए इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वह फोटोग्राफर के पास जाकर बोला, संभवतः आपको हमारे काम में बहुत अधिक रुचि है। वह व्यक्ति बोला, बिल्कुल, मेरी माँ तो इस काम में और भी रुचि लेगी। वे अपनी कंपनी के स्टॉक होल्डर हैं। इससे उनकी आंखें खुली हो जाएगी। मैं पहले भी उन्हें समझाया था कि वे आपकी कंपनी में निवेश न करें, लेकिन अब क्या लाभ। अखबार वाले को भी ये फोटो अवश्य पसंद आएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपने स्थान पर यदि मैं होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता, लेकिन यह तो एक विशेष परिस्थिति है। और फिर वुडकॉक ने उसे बताया कि यह तो उनके डिपार्टमेंट का पहला पत्र है। यही कारण है कि उनकी कंपनी के सभी ऑफिसर और कर्मचारी भी इस काम में पूरी रुचि ले रहे हैं। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि सामान्य परिस्थितियों में केवल दो ही व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे होते। यह सुनकर तो फोटोग्राफर जैसे शांत पड़ गया। उसने कैमरा रखकर मुझसे हाथ मिलाया तथा मुझे धन्यवाद कहा कि मैं इतनी अच्छी तरह से पूरा मामला उसे समझा दिया था। डीन वुडकॉक की मित्रतापूर्ण शैली ने उनकी कंपनी की साख बचाए में रखने में बहुत सहायता की थी। हमारी कक्षा के एक अन्य सदस्य न्यू हैम्पशायर के जर्नाल्ड एच विन ने हमें बताया कि किस प्रकार मैत्रीपूर्ण शैली के कारण उन्हें एक डैमेज क्लेम पर संतोषजनक सेटलमेंट प्राप्त हो सका था। उन्होंने हमें बताया, वसंत ऋतु के प्रारंभ में पृथ्वी जब बर्फ से ढकी हुई थी, तभी अचानक भारी बारिश हुई। फिर निकटस्थ नालियों में बहने वाले पानी इस क्षेत्र में घुस आया, जिसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले ही घर बनवाया था। पानी निकलने का कोई भी स्थान न होने के कारण घर की नवी के चारों ओर दबाव पड़ने लगा और फिर पानी कंक्रीट की बेसमेंट फ्लोर को तोड़ता हुआ अंदर तक आ गया और फिर सारे बेसमेंट में पानी भर गया। इससे मुझे बहुत हानि हुई और इस हानि की भरपाई करने के लिए मुझे $2000 से भी
अधिक की आवश्यकता थी, लेकिन मेरे पास इस तरह के हानि की भरपाई करने हेतु कोई बीमा भी नहीं था। लेकिन शीघ्र ही मुझे इस बात का पता चल गया कि इस सब डिवीजन के मालिक ने घर के पास स्ट्रॉम ड्रेन नहीं बनवाया था। यदि उसने स्ट्रॉम ड्रेन बनवाया होता तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती। फिर मैंने उससे मुलाकात का समय निश्चित किया। रास्ते में मैं योजना बनाता रहा कि कैसे बिना क्रोध किए तथा कोर्स के नियमों का पालन करते हुए पूरी समस्या को सुलझाया जा सकता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं शांत रहा और प्रारंभ में मैंने उससे उसकी हाल की वेस्ट इंडीज यात्रा के बारे में जानना चाहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे बताया कि पानी के कारण मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। वह तुरंत मान गया कि इस समस्या से निपटने में वह उसे पूरा सहयोग देगा। फिर कुछ दिनों बाद वह आया और कहने लगा कि वह शीघ्र ही स्ट्रॉम ड्रेन बनवा देगा, जिससे भविष्य में ऐसी होने ना हो कि, और साथ ही उसके हानि भी की भी भरपाई कर देगा। वैसे तो गलती उस सब डिवीजन के मालिक की ही थी, लेकिन यदि मैंने जाते ही उसकी गलती उसे बता दी होती और मैत्रीपूर्ण ढंग से बात न की होती तो वह कभी भी इतनी आसानी से नहीं मानता। पहले की बात है जब उत्तर पश्चिमी मिसूरी में पढ़ने वाले देहाती बालकों की भांति मैं भी नंगे पैर जंगल से होकर जाया करता था। बाल अवस्था में मैंने भी हवा तथा सूर्य की नीति कथा पढ़ी थी। दोनों के बीच बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि कौन अधिक शक्तिशाली। हवा बोली, मैं यह बात सरलता से प्रमाणित कर सकती हूँ कि मैं अधिक शक्तिशाली। वह व्यक्ति जो कोट पहनकर जा रहा है, मैं उसके कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। सूर्य बादलों की ओट में छिप गया और हवा तूफानी गति से बहने लगी, लेकिन हवा जितनी तेजी से चलती थी वह व्यक्ति उस कोट को उतना ही कसकर जकड़ लेता था। अंत में हवा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और फिर वह अपनी सामान्य गति से चलने लगी। सूर्य भी बादलों की ओट से बाहर आ गया और उस व्यक्ति पर दयाभाव दिखाते हुए हंसने लगा। उस व्यक्ति ने अपना पसीना पोंछा और कोट उतारा। तब सूर्य देवता ने हवा को समझाया कि क्रोध और बल के स्थान पर मित्रता तथा दयाभाव रखकर कोई भी काम सरलता से करवाया जा सकता। जिन लोगों के मस्तिष्क में यह बात आ चुकी है, एक गैलन सिरके से अधिक शक्ति एक बूंद शहद में होती है। एक बूंद शहद तो अनगिनत मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वे अवश्य ही विनम्र तथा मैत्रीपूर्ण शैली का उपयोग करते हैं। एक बार लूथरविले मैरीलैंड के निवासी इफ गैल कॉर्नर अपनी 4-5 महीने पुरानी कार को कार डीलर के सर्विस डिपार्टमेंट में तीसरी बार लेकर गए तो उन्होंने भी इसी तकनीक का प्रयोग किया था। उन्होंने हमारी क्लास में अपना अनुभव इस प्रकार बताया। यह बात तो स्पष्ट थी कि सर्विस मैनेजर से बहस करने, तर्क वितर्क करने या चीखने चिल्लाने से मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाता। मैंने शोरूम में जाकर एजेंसी के मालिक मिस्टर व्हाइट से मिलने का विनम्र अनुरोध किया। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद मुझे उसके ऑफिस में भेजा गया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनकी एजेंसी से कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि मेरे कुछ सहयोगी ने कुछ ऐसा करने का सुझाव दिया था। उन्होंने बताया था कि आपकी कीमतें एकदम उपयुक्त है और सेवा भी एकदम चुस्त दुरुस्त है। मेरा इतना कहना था कि मिस्टर हाइट का चेहरा कमल से की भांति खिल उठा। उसके बाद मैंने सारी समस्या उनके सामने रख दी। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी स्थिति को अवश्य जानना चाहेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने मुझे समस्या का हल ढूंढने का भी आश्वासन दिया। वह मेरी बातों से अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरी समस्या में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए मेरी कार की सर्विस ठीक प्रकार से करवाई और फिर उतने समय के लिए मुझे अपनी कार भी उधार दे दी, जिससे कहीं आने जाने में मुझे कठिनाई न हो। ये सब एक गृहस्थ थे तथा वे क्रासियस के दरबार में रहा करते थे।
उन्होंने ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले अपनी अमर कथाएं लिखी थी। मानव स्वभाव की जिन सच्चाइयों को उन्होंने 26 सदी पहले एथेंस में लिखा था, वे सच्चाई आज बोस्टन तथा बर्मिंघम में भी उतनी ही खड़ी उतरती। हवा के स्थान पर सूर्य में कोट उतरवाने की अधिक क्षमता है, वैसे ही क्रोध या निंदा के स्थान पर दयालुता, मित्रतापूर्ण शैली तथा प्रशंसात्मक रवैया अपनाकर लोगों की मानसिकता को अधिक शीघ्रता से बदला जा सकता है। तभी तो लिंकन ने सही कहा, जितनी मधुमक्खियां एक बूंद शहद एकत्रित कर सकती है, उतनी मधुमक्खियां एक गैलन सिरका नहीं कर सकती। सिद्धांत 4, मित्रतापूर्ण रवैया अपनाकर शुरुआत करें। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।